उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे BSSC के लिए सेट नंबर 13 को। इससे पहले हमने 12 सेट कंप्लीट करा रखा है, तो अब इसमें कुल 11 सेट और बचेंगे, क्योंकि आज की सेशन में 13 नंबर सेट हो जाएगा, उसके बाद 11 सेट बचेगा। और साथ ही साथ हमने सुबह में एक और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग उसको भी देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग लगातार अपनी तैयारी को मजबूती दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे से आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जा रहा है। तो चलिए, आप लोग लगातार बने रहिए इस चैनल पे। हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने की आवश्यकताएं होती है। कहीं से भी क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। और इसका PDF जो है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो BSSC से रिलेटेड अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 13 को। सेट नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 1 है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता है। तो यह क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी विषयों से संबंधित है, जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर वोट मांगने, लोगों से धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्य एवं राज्य विधानमंडल सदस्य को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसीलिए आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 61 का जो संबंध है ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन से चलाया जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसकी जो सूचना है वो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, और उस सदन से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर। 14 दिन पूर्व जो सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी उस पर कम से कम 1/4 जो सदस्य होंगे उस सदन के, उनका साइन होना चाहिए कि हम आप पे अब महाभियोग चलाने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ग्राम पंचायत का उद्घाटन कहाँ पे किए थे? तो नागौर में किए थे। कितने तारीख को? 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और संविधान में DPSP के अंदर, DPSP जो भाग 4 में है, इसका आर्टिकल 40 जो है ये राज्य को ये निर्देश देता है कि वो अपने राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी राज्य हैं, क्योंकि DPSP जो है वो कोर्ट में, मतलब उसके लिए हम नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे पंचायती व्यवस्था अभी तक लागू नहीं है, जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे पंचायत नहीं है। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जहाँ पे पंचायत नहीं लागू है, जो कि है दिल्ली। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पहला ग्राम पंचायत की उद्घाटन किए गए थे। 4, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा, इसे बिना अपील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता था, जिसमें शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये रॉलेट एक्ट 1919 जो है ये लाया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। उस समय का जो वाइसराय था वो चेम्सफोर्ड था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। गांधी जी का जो अखिल भारतीय आंदोलन था वो रॉलेट एक्ट से ही चालू होता है, क्योंकि सबसे पहले 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं, लेकिन वो क्या है, बिहार के क्षेत्र में रहता है। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर में जाते हैं, खेड़ा सत्याग्रह में जाते हैं, तो वो सब एक जगह पे सीमित होता है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं होता उसमें। लेकिन रॉलेट एक्ट में पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो रॉलेट एक्ट आप मारेंगे उसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
5 किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो जर्मनी इटली का एकीकरण जो है ये किस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्ण हुआ था? तो ये हुआ था सेडान का युद्ध 1870। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस युद्ध से पहले जर्मनी और इटली जो था ये ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था, इसको ध्यान में रखेंगे। सेडान के युद्ध में फ्रांस को जर्मनी ने पूरी तरह से परास्त कर दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई जिसमें जर्मनी का एकीकरण हुआ, और इसी युद्ध में जो है फ्रांस ने रोम से अपनी सेना को पीछे हटा लिया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। एक संधि का नाम मैंने अभी लिया था, फ्रैंकफर्ट की संधि, जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ है, इसको भी आप याद रखेंगे। 6 हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमाद्री नाम जो है ये ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, इसको ध्यान में रखेंगे। आपसे ये पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो कौन हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला, जो कि 7,000 किलोमीटर लंबी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 7 निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो आरबीआई क्या है? भारत का एक केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। तो रुपये के मूल्य का निर्धारण जो है ये आरबीआई नहीं करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम देख लेते हैं कि आरबीआई का क्या काम है। तो करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम है आरबीआई का, बैंकों के बैंक के रूप में है आरबीआई, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है, शाख नियंत्रण करता है, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रकाशन करता है आरबीआई, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 निम्नलिखित में कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है? कि राजनीति में धन का प्रयोग बहुत ही प्रबल मात्रा में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पार्टियां बहुत पैसा खर्चा करती है चुनाव जीतने के लिए, और बाद में करप्शन होता है तो लोग बोलते हैं करप्शन हुआ है। तो चुनाव के समय अगर पैसा लेकर वोट न दे तो बाद में लोग बोल ना सकते हैं कि करप्शन हो रहा है, लेकिन बाद में क्यों बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? पार्टी तो जब अगर पैसा खर्च किया तो पैसा वसूलेगी भी। तो इसलिए भारत के लोकतंत्र में चुनावों के अंदर जो है राजनीतिक में बहुत पैसा खर्च होता है। आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव था ये कितने क्रम का था? तो 17वीं लोकसभा चुनाव था। 2024 में जो अब लोकसभा का चुनाव होगा वो 18वीं होगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 9 निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये है K2। कहाँ पे है ये? पीओके के अंदर है, जो कि भारत का ही हिस्सा है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है कि भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो ये K2 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे? ये सिक्किम के अंदर है। माउंट एवरेस्ट तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, अभी हमने आपको बताया था 8,848.86 मीटर है इसकी ऊंचाई। और माउंट आबू ये कहाँ पे? राजस्थान में है, यहीं पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। 10 विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल कितने वर्ष से कितने वर्ष रहा था? तो 1969 से लेके 74 तक रहा था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका जो मुख्य लक्ष्य था इस योजना का कि 5.7% का विकास दर प्राप्त करना, लेकिन ये वास्तविक में 3.3 ही प्राप्त कर पाती है। ये योजना जो है ये फेल हो जाती है, ये अपने विकास लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। 11 निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्थिर नहीं? तो यह जो कथन है ये कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्थिर नहीं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 5 मार्च 1931 का कथन आपको याद होगा, गांधी और इरविन, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, दिल्ली समझौता। तो इसके बाद क्या होता है, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। इसी के दौरान वो एक बात कहते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये कथन जो है ये गांधी जी का खुद का कहा हुआ कथन है कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। 12 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था। तो 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछ ले कि इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की थी? 25 जून, डेट भी याद रखेंगे, 25 जून 1975 को। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1977 में जनता पार्टी जीत जाती है और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार भी बनाती है, लेकिन आंतरिक डिस्प्यूट होने की वजह से ज़्यादा दिन सरकार चल नहीं पाती है। 13, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। आर्टिकल 109 क्लॉज 1 में ये दिया हुआ है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अगर जैसे कि पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे राज्यसभा में धन विधेयक गया और राज्यसभा अगर 14 दिनों तक इसे सहमति नहीं देती है तो ये ऐसा माना जाएगा कि ये ऑटोमेटिक ये पारित हो चुका है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि 14 दिन से अधिक वो रोक ही नहीं सकती है या उसे निरस्त भी नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। 14, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो सुर्खी का जो प्रारंभ है ये कुषाण काल से हुआ था, कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो स्वरोजगार कार्यक्रम क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को हुई थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी। रोजगार आश्वासन योजना इसकी शुरुआत भी 1993 से हुई थी। रोजगार आश्वासन योजना याद रखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। यही सब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एग्जाम में औरों से अलग बनाता है, तो इसको आप लोग जरूर नोट किया करिए। 16, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में जो है 84 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47 सीटें जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 552 है, लेकिन अब क्या होगा 2026 के बाद सीटें की संख्या बढ़ेंगी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि नया संसद भवन जो बना है उसमें ज़्यादा सीटें बढ़ाई गई है। उसमें ऐसा बताया गया है कि लगभग 888 जो है ये लोकसभा में सीटें होंगी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 81 जो है ये लोकसभा के गठन के बारे में भी चर्चा करता है। 17, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड जो है वो है एगमार्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है वो नागपुर में स्थित है। इसको भी याद रखेंगे। 18, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में 6 बचे हैं। पूछ रहा है कि मूल रूप से कितने थे? तो 7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। सही बात है। 1956 से लेकर 61 तक महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। तो ये कथन भी सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 20, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार क्या कर रही है? आरटीआई एक्ट जो है ये यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया था जो वर्ष 2005 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है आरटीआई से कि हमें मतलब ये अधिकार है कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार होता है। 2005 में यूपीए सरकार के द्वारा ये लाया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। 21, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। तो प्रथम ग्रंथ के रचनाकार जो थे ये अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और पटना का जो पहले का नाम था वो अजीमाबाद ही था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और प्रथम इतिहासकार बिहार के इतिहास पे वो अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी थे। 22, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो एमएसपी की संस्तुति जो है ये सीएससीपी द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कृषि मूल आयोग इसकी गठन कब हुआ था? इसका 1965 में, जिसे अब वर्तमान में कृषि लागत एवं मूल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और पूछ ले
कि एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है, तो सीएसीपी के द्वारा की जाती है। 23 निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है वो कोयला नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऊर्जा का मुख्य दो स्रोत होता है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में कौन आता है, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब आता है। और गैर परंपरागत के अंदर आता है सौर ऊर्जा, बायोगैस, पनबिजली, ये सब आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 24 कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है, तो कोंकण तट जो है ये स्थित है गोवा तथा दमन के बीच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोंकण तट जो है ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है। मालाबार तट किधर है, तो वो केरल में अवस्थित है। 25 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है ये वर्णित है आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 और 30 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और 30 में बोला गया है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 26 चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अलवनीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, लक्षद्वीप में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, किससे होना चाहिए, तो सुशासन से, गुड गवर्नेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28 भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है, तो झूम कृषि जो है ये उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये जो होती है ये पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होती है, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है खेतों मतलब पेड़ों को काटा जाता है झूम कृषि में, और उसके बाद फिर क्या होता है इसको जलाकर और उसके राख को 2-3 वर्षों तक उसके राख से खेती करते हैं, तो ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है झूम कृषि। 29 निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है, तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कौन नहीं है, तो ये है कामरूप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। भारत पोटास उर्वरक के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। भारत जो है वो पोटास के लिए मुख्यतः आयात पर ही निर्भर है, और भारत में सबसे अधिक जो है यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया में पूछ ले कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, 46%, इसको भी ध्यान में रखना है। 30 प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुने, तो इसमें विमेलित विकल्प कौन सा है, तो एशियाई खेल 2026 ये कहाँ पे होगा, भारत में नहीं होके ये जापान में होगा, तो ये जो है विमेलित है। बाकी एशियाई खेल 2023 चीन में हुआ है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 बेलग्रेड में हुआ है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ये महिला का है, ये पुरुष का था, ये भारत के अंदर हुआ है। और एशियाई खेल 2026 ये जापान में होगा। 31 निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है, तो सरकार का तीसरा अंग जो होता है ये सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखने का भी निर्देश दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कार्यपालिका को लोकतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है, विधायिका को लोकतंत्र का पहला अंग माना जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय को लोकतंत्र का तीसरा अंग माना जाता है। 32 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 2 बार रिपीट किया है, इसको भी याद रख सकते हैं आप। 33 नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है, तो दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से हम किसे जानते हैं, कावेरी को जानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 34 राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है, तो राजनीतिक दलों को चिन्ह जो है ये चुनाव आयोग वितरित करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चुनाव आयोग का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, 324 में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, श्रीमती रमा देवी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान में कौन चुनाव आयुक्त है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 35 लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था, तो द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन जो है ये लिखा गया था प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक है। 36 पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था ये अल बरूनी था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अल बरूनी जो है ये किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। 37 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 38 राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 39 महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो दांडी यात्रा जो है ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था। कुल 24 दिन का ये यात्रा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 40 शैलकृत मंदिर है। तो शैलकृत मंदिर जो है यह है कैलाश मंदिर एलोरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 41 भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है ये कहाँ पे है? तो ये है नागपुर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ पे बना था? कोलकाता में 1835 के अंदर। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 42 भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। तो यह जो होती है लगभग 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 43 बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो बिहार में जो शहरीकरण की दर है वो है 11.29%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देश में पूछ ले कि इंडिया के अंदर शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? 31.2%। इसको भी याद रखेंगे। बिहार में 11.29, भारत में 31.2। 44 सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा कुल 42 विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 40वां कौन था? तो धौलावीरा था। 41वां था ये कौन सा? शांति निकेतन। और 42वां कौन है? प्रसिद्ध होयसल मंदिर। ये भी ध्यान में रखेंगे। 45 वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? वर्तमान में नेशनल पार्टी कितनी है? तो ये 6 हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। अभी वर्तमान में 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये भी याद रखेंगे। 46 निम्नलिखित देशों के राजधानी का विमेलित विकल्प को चुने। तो इसमें विमेलित विकल्प किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये सिडनी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इंडोनेशिया की नूसंतारा, बुरुंडी की बुजुम्बरा और माली की बमाको। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं विमेलित विकल्प को हमें पहचानना था। 47 हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वह जापान से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48 प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो तवांग मठ जो है यह है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग घाटी भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते थे कि तवांग शब्द जो है यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 49 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था? चेरो को हराया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1591 में। 50 संप्राय मैदान संबंधित है। तो संप्राय मैदान का संबंध जो है यह है नदी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है, तो उस समय संप्राय मैदान जो है वो बन जाता है। 51 गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। किस तरह की तरंगे को यह पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
52 निम्न जीवाणु को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुनें। तो सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं। ट्रिपनीमा पैलिडियम ये किससे संबंधित है? शिलफिश, तो ए का 3 हो जाएगा। यार्सनिया पेस्टिस ये किससे संबंधित है? प्लेग से। बेसिलस एंथ्रेसिस ये संबंधित है एंथ्रेक्स से। और विब्रियो कॉलेरी ये संबंधित है कॉलेरा से। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। 53 परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा कैसी होती है? तो इसका जो आपतन कोण है ये इस पर निर्भर नहीं करता है, परावर्तित प्रकाश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है उसको आप लिख सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 54 पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, तो वह कहलाता है पराशरण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 55 निम्नलिखित में किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो वनों का विशाल क्षेत्र हमें क्यों रखने की आवश्यकता है? तो भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वनों को धरती का पुत्र कहा जाता है और कम से कम 33% लैंड पे तो वन होना आवश्यक है। 56 वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है H2 का प्रयोग, हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 57 यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? तो इसमें प्रकाश का वेग 2/3 c होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 58 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59 प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेजर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 60 निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक जो है वो है स्मॉग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राथमिक प्रदूषक में ज्वालामुखी विस्फोट से राख, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब आता है। और द्वितीयक में धूम, कोहरा, जमीनी स्तर पर ओजोन ये सब आती है, इसको याद रखना है। 61 निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित करते हैं। तो धान्य और अनाज इसका संबंध जो है यह है चावल से। दूध और मांस इसका संबंध किससे है? तो मछली से है। दूध और मांस का मछली से। वसा और शर्करा इसका संबंध है घी से। दालें और फलियां मसूर की दाल। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। 62 निम्नलिखित में किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कॉकरोच में जो है वो 13 कक्ष का हृदय पाया जाता है। 63 क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो यह है बैकेलाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 64 किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश, तो ये मतलब ये केंद्र हो गया और ये बाह्यतम कोश हो गया, तो ये परमाणु का आकार इसे कहा जाता है, बीच की दूरी को। 65 ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा? तो ग्रहों का जो गति नियम है ये प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 66 कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, तो कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हैजा रोग जो है ये कॉलेरी जीवाणु से होता है। प्लेग रोग जो है ये किससे होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। इस सब को भी आप जरूर याद रखेंगे। 67 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 68 जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो जीन के द्वारा क्या नियंत्रित होता है? आनुवांशिकता, न कि प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 69 निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है?
तो वायुमंडलीय प्रदूषक कौन सी गैस है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वायुमंडल को गर्म करती है। 70 हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। तो हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। 71 निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? तो यह जो नियम है यह है जूल का नियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 72 एगार प्राप्त किया जाता है। तो एगार जो है यह प्राप्त किया जाता है शैवाल से। ए इज द राइट आंसर। 73 दिए गए ग्राफ में 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है? तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी जो है ये कितनी है? ये है 16 मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 74 एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है? तो यह बिंब जो है ये कहाँ पे बनेगा? तो -33.3 सेंटीमीटर पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75 माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में। तो कोशिकाओं में क्या कार्य है? रेसिप्रेशन का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज ये हमारा सेट नंबर 13 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 14 में। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, अच्छा से देखा करिए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो। जो क्वेश्चन याद नहीं होता है उसको नोट कर लेना है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। जिसका क्वेश्चन अपलोड नहीं रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि इस सेट का क्वेश्चन छूट गया है, तो हम उसको भी वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 14 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।